चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतिहास की कड़ी हम लोग पढ़ रहे थे और इतिहास का जो कड़ी था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हमने दो पढ़ा था, अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण। अगर पूछेगा तुर्क कौन थे, अगर पूछेगा अरबी कौन थे, तो अरब से कौन आया था ये पूछ लेगा। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अरब से कौन आया था, अरब से तो बताया था मिस्र और मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र था। तो अरब से कौन आया था, तो मीर कासिम। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मीर कासिम कहाँ से आया हुआ था, अरब से आया हुआ था। इसके बाद पूछेगा तुर्क से कौन आया था, तुर्क कौन था, तो हमने आपको बताया था कि एक ईरानी थे एक तुर्कानी थे। तो ईरानी ये थे, ये तुर्कानी थे। तो तुर्कानी में कौन था, गजनी माने गजनवी और गौरी, यही दो थे, गौरी याद रहेगा। गजनवी के साथ कौन आया था, दो लोग आए थे, गजनवी के साथ दो लोग आए थे, याद रहेगा कौन कौन। तो पहला जो व्यक्ति गजनवी के साथ आया था, तीन एक और मान लीजिए, एक तो आया था अलबरूनी, अलबरूनी, दूसरा कौन था भाई, फिरदौसी। फिरदौसी ने क्या लिखा, शाहनामा, शाहनामा। अलबरूनी ने क्या लिखा, पूछता है डायरेक्ट, अलबरूनी ने क्या लिखा बाबू, तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था, किताबुल हिंद। ये पीछे का वीडियो है, अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेंगे। एक और व्यक्ति गजनवी के साथ आया था, कौन आया था, 1023-24 में, जो अजमेर है, अजमेर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। तो कौन आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का किसके साथ आए थे, गजनवी के साथ आए थे। अब गजनवी के जाने के बाद, अब गजनवी के जाने के बाद की बात करते हैं। तो गजनवी के जाने के बाद की बात करेंगे तो गौरी, और गौरी में मैंने आप लोगों को दो बताए थे कि गौरी जब तराइन का द्वितीय युद्ध जीतता है, उसके बाद वह 1194 ईस्वी में राजा जयचंद के ऊपर आक्रमण करता है। तो जयचंद के पराजय के बाद वह अपने क्षेत्र को छोड़ करके किसको दे देता है, तो अपने क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है और दे करके गौर चला जाता है। जब वह गौर चला जाता है, इसके बाद जो है पूरा का पूरा शासन व्यवस्था कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में जब गौरी मरता है, तो 1206 ईस्वी में एक नया राजवंश स्थापित करता है, जिसको हम लोग ममलूक वंश या गुलाम वंश कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाम वंश। हम लोग क्या बोलेंगे उसको, गुलाम वंश बोलेंगे, या ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बाबू, तो ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ममलूक वंश किसका है भाई, या तो हम आपको कह सकते हैं कि गुलाम वंश, क्या कह सकते हैं, गुलाम वंश, या इसी का नाम क्या है, ममलूक वंश। अब देखिए, गुलाम वंश या ममलूक वंश शासनकाल क्या रहा, तो इनके विषय में कहा जाता है कि 1206 से 1290 तक इन लोग रहे। कब से कब तक, 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया। अब इस वंश के अंतर्गत कुछ राजा आते हैं, दिख रहा होगा, इस वंश के अंतर्गत कुछ प्रमुख राजा आते हैं जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। देखिए, इस राजवंश में कुल 4 राजाओं की चर्चा ज़्यादा मिलेगी। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके स्टेट, सीटेट या अदर एग्जाम में
दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया। रजिया के बाद कौन है? बलबन। इम्पोर्टेंट यही है, इम्पोर्टेंट यही है रजिया। रजिया के बाद बलबन की बात करते हैं, तो याद रखेंगे कि रजिया बलबन। अब मैं बताऊं, यहाँ एक आराम सा था और यहाँ एक बहराम सा था। तो छोटे थे बहराम सा, लेकिन ये पूछता नहीं है तो इसको हटा देता हूँ मैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1211 से 1236, रजिया 1236 से 1240, बलबन 1266 से 1287। याद रहेगा, डेटिंग याद रहेगी तो सब कुछ क्लियर रहेगा। देखेंगे पीछे में कई शासक बने। शमसुद्दीन महमूद टोपी सीकर जीवन जीता था, तो उसको बनाया था बलबन ने, और बलबन उसका दीवान बन गया था। तो उल्गू खा नाम था, उल्गू खा बलबन का नाम था ना, उल्ग खा। और देखिए इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसका उपनाम क्या था और इसने क्या क्या किए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श, लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहा जाता है? लाखों का दान देने वाला। इसकी उदारता बड़ी थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कहाँ राजधानी थी? लाहौर। इसने किया क्या? क्या किया इसने? तो ये खुद को राजा नहीं मानता था, खुद को राजा नहीं मानता था, बल्कि यह गौरी का गुलाम के रूप में ही शासन कर रहा था। इसीलिए इसने कभी राजा की उपाधि धारण नहीं की। इसने दो बनाए, एक 2.5 दिन का झोपड़ा, और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ है? अगर ये पूछ लेता है तब 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? यह कहाँ है? अजमेर में है, अजमेर में है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। लेकिन यह 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, यह झोपड़ा उस समय जब इसने तोड़वाने में इसके 2.5 दिन लगे थे, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। लेकिन क्या तोड़वाया? तो विग्रहराज, है ना, अजमेर में राजा थे विग्रहराज, उनका संस्कृत का विश्वविद्यालय था, और उस विश्वविद्यालय को 2.5 दिन में तोड़वा करके उसको क्या बना दिया? इसने मस्जिद बना दिया, और उस मस्जिद का नाम रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। याद रहेगा। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? सेकेंड वर्क इनका क्या था कि ये जो थे, इन्होंने एक बनवाई थी कुतुब मीनार। याद रहेगा, क्या बनवाया भैया? कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार जो है, इसकी नींव, कुतुब मीनार अगर न दिख रहा हो तो ऊपर मैं डाल देता हूँ। क्या बनवाया इन्होंने? कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार का जो नींव डाला, वो किसकी याद में डाला? कुतुब बख्तियार काकी। कौन थे कुतुब बख्तियार काकी? तो यह चिश्ती संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत थे, और उस संत की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। यहाँ तक याद रहेगा। अभी भैया उदारता के कारण तो ठीक थे, ये कैसे मरे? तो चौगान। कैसे मरे अगर पूछ लेता है तो चौगान, या क्या खेलते समय? पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। मूड़ी गर्दन टूट गया, ऐसे घोड़े से गिरे, नीचे बॉल होता था और एक डंडा होता था, डंडे से बॉल को मारा जाता था। तो मारने के लिए झुके और गिर गए घोड़े से, और घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो भैया इनकी एक बेटी थी, और उस बेटी की शादी
किससे हुई थी? इल्तुतमिश से हुई थी। लेकिन इनका कहा जाता है ये विवादित है। तो अब देखिए क्या होता है कि जब ये मरता है तो इसके स्थान पर इसका पुत्र, एक पुत्र होता है, नाम क्या है? इसके बाद इसका पुत्र होता है, नाम क्या है? आराम शाह। आराम शाह, इसका पुत्र आराम शाह राजा बनता है। आराम शाह राजा तो बन गया लेकिन वो योग्य नहीं था, और लगभग 8 से 9 महीने के शासन के बाद इसका काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। कुछ ज़्यादा विशेष इसने किए नहीं। तो इसने ज़्यादा विशेष नहीं किए। इसके बाद का शासक जो बनता है इल्तुतमिश। तो अगर यहाँ तक क्लियर हो तो मैं कुतुबुद्दीन ऐबक को अब हटा देता हूँ और इल्तुतमिश के विषय में विशेषताओं को बताता हूँ। अब देखिए, हट गया, खींच लेंगे, एक बार लिख लेंगे कॉपी पर ताकि याद रहे। इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जिससे मिलेंगे। इसके बाद परसों से हम लोग आधुनिक भारत पे फोकस करेंगे। अब देखिए, इल्तुतमिश जब राजा बना तो उसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि वह प्रशासनिक क्षेत्र को कैसे संगठित करे या अपने सीमा क्षेत्र को कैसे रक्षा करे, क्योंकि उधर मंगोलों का आक्रमण भी जारी था और भारत के बाहर से शासन करना था। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या किया? इसने राजधानी परिवर्तन की। अब इल्तुतमिश ने क्या किया? इसने राजधानी कहाँ बनाई? राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली। पहला ही क्वेश्चन, राजधानी को दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था मध्यकाल में? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे पहले राजधानी कहाँ बनवाई? दिल्ली बनवाई। दूसरा क्वेश्चन, यह कहाँ का सूबेदार था जब यह राजा बना? तो जब यह राजा बना उस समय यह कहाँ का सूबेदार था? बदाऊं का राज्यपाल। कहाँ का राज्यपाल था भाई? अगर कहेगा कि यह राजा बनते समय कहाँ का राज्यपाल था तो हम कहेंगे कि बदाऊं का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? तो बदाऊं का राज्यपाल था। अब आगे चलते हैं, इसने क्या क्या किया? जब यह राजा बना तो इसने क्या की? चांदी के सिक्के चलाए। तो क्या क्या चलाया? क्या चलाया भाई? तो चांदी के सिक्के चलाए। उसको क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? अगर ये पूछ दे तो चांदी का क्या चलवाया? टका। और तांबे का क्या चलवाया? जीतल। याद रहेगा, जब यह राजा बना तो इसने चांदी का टका और तांबे का क्या चलवाया? जीतल चलवाया। अब चलते हैं आगे, इसने क्या किया? जब यह राजा बना तो इसने ये काम तो कर ही दी। अब इसकी शासन व्यवस्था में बाबू क्या था? इसने एक भूमापन प्रथा चलाई थी। कौन सी प्रथा? इक्ता प्रथा। ये क्या था? भूमापन, या भूमि के लिए स्पेशल एक प्रथा थी, भूमि दिया जाता था माप करके, उस प्रथा को क्या कहते थे? इक्ता प्रथा। अब इसने और क्या किया ये जानेंगे। इक्ता प्रथा तो चला दी, अब इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक और काम किया। वह काम क्या था? तो प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए तुर्क ए चहलगानी चलाई। इनकी भाषा भी पूछ देता है, क्या था? फारसी था। कैसी भाषा था इनका? फारसी था। पूरे ममलुक वंश का भाषा फारसी था। तुर्क चहलगानी क्या था बाबू? अगर ये पूछ लेता है तब, तो 40 तुर्क लोगों का समूह होता था। ये कितने तुर्क लोगों का? 40 तुर्क लोगों का यह समूह होता था, और उन तुर्क लोगों के समूह को तुर्क चहलगानी के नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन यह पूछता है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक भी कौन है? इल्तुतमिश। क्या लिख देंगे? वास्तविक। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? बड़ा लिख देता हूँ। वास्तविक
संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो एक और क्वेश्चन बनता है भाई कि जब ये राजा बना उस समय दिल्ली को राजधानी बनाई, तुर्क चालगानी माने 40 तुर्कों का समूह बनाया। अब यह इसे एक नाम से जाना जाता है, क्या नाम था? गुलामों का गुलाम। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है बाबू? गुलामों का गुलाम। देखिए रजिया को हटा देता हूँ, इन लोगों को बाद में मैं पढ़ा दूंगा, तो अभी सिर्फ इल्तुतमिश पर फोकस करते हैं। तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। अब आगे चलिए, इल्तुतमिश पहला राजा था जिसे 1225 ईस्वी में 1225 में क्या मिला? मुस्तफ़ा जो वहाँ का सुल्तान की उपाधि इसको मिली हुई थी, या खलीफा से पत्र मिला हुआ था 1225 ईस्वी में। इसे खलीफा ने क्या घोषित किया? सुल्तान घोषित किया। 1225 ईस्वी में खलीफा ने सबसे पहले किसे सुल्तान घोषित किया? तो भाई इल्तुतमिश को किया, और यह प्रथम व्यक्ति था जिसे खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि दी गई थी। अब देखिए, जो बचा हुआ कार्य था किसके? जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण क्या करवाया? पूर्ण करवाया। यह इसकी उपाधियाँ थी। अब एक क्वेश्चन जो इसके काल में पूछता है, वह पूछता है कि इसके काल में इतिहासकार कौन था? तो मिनहाज उल सिराज, इसके काल के इतिहासकार का नाम क्या था? मिनहाज उल सिराज। इसके काल के इतिहासकार का नाम क्या था बाबू? मिनहाज उल सिराज। और क्वेश्चन यह पूछता है कि मिनहाज उल सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक इसके काल में लिखी गई थी? अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तब, या स्टेट भी दे रहे हैं तो पूछ सकता है कि इसके काल में कौन सी किताब लिखी गई थी? तुजुके नासिरी या तबकात ए नासिरी। कौन सी किताब? तबकात ए नासिरी। कौन सी किताब लिखी गई थी? तबकात ए नासिरी की किताब इसके काल में लिखी गई थी। याद रहेगा बाबू। तो यह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यह मान के आप चलेंगे कि इल्तुतमिश का जो पीरियड है वह इतना ही है, 1211 से 1236 तक। अब जब इल्तुतमिश का शासन व्यवस्था समाप्त होता है तो रजिया का शासन व्यवस्था प्रारंभ होता है। देखिए, रजिया में कुछ विशेष क्वेश्चंस आपके प्रतियोगी परीक्षा में होते नहीं हैं। दो क्वेश्चंस जो इससे होते हैं कि मध्यकालीन भारत का या मध्यकालीन भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। हालांकि रजिया सुल्तान का जो शासन व्यवस्था था उसमें बड़ा विरोधाभास था। 1236 से 1240 4 सालों तक इसने शासन तो किया। हालांकि शासक अच्छी थी, शासिका बनने लायक थी। अगर वो महिला न होती तो निश्चित रूप से भारत का एक बेहतरीन शासिकाओं में उसकी गिनती होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उसने जो 4 सालों में अपनी शासन व्यवस्था, अपने प्रति विद्रोहों का दमन जिस तरह से किया, उसने उस समय जो महिलाओं का शोषण होता था उसका विरोध किया,
और उस समय जो महिलाएं होती थी, खास करके अरब या तुर्क महिलाएं, उनको बाकायदा हिजाब पहनना होता था। उस हिजाब को खोल करके उसने टोपी पहन करके चलना शुरू किया था। और उस टोपी के पहनने से, चोंगा पहनने से, जिसे कहा जाता है पजामा, तो कई अरबी अमीर वर्ग जो था वो विरोधी हो गया था। और अरबी अमीर वर्ग का विरोध के कारण ही रजिया बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई। लेकिन वो 4 साल जैसे ही रही, उसका शासन व्यवस्था काफ़ी अच्छा रहा। और रजिया जो थी वो गुंडों में फंस गई थी। और गुंडे कौन थे? तो बलबन नाम का एक गुंडा था, मतलब बदमाश। तो बलबन इल्तुतमिश के काल में तुर्के चहलगानी का सदस्य हुआ करता था। और रजिया जैसे इल्तुतमिश मरा, तो इल्तुतमिश के जस्ट मरने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुआ तो इल्तुतमिश के पुत्र में को सबसे पहले शासक बनाया गया। और वह योग्य नहीं था। योग्य न होने के कारण उसे क्या कहा जा सकता है कि अगर वह योग्य नहीं था, उसका नाम था रुकुबुद्दीन फिरोज शाह। तो योग्य नहीं था और अय्याश था। और उसके शासनकाल में काफ़ी विद्रोह हो रहे थे। और लिखित साक्ष्य जो था इल्तुतमिश का रजिया को प्राप्त हुआ। और रजिया जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर, उस समय लाल वस्त्र पहन कर के एक विरोध का प्रदर्शन किया जाता था। तो लाल वस्त्र पहन करके रजिया ने जनता के सामने प्रदर्शन किया कि क्या पिताजी के दिए हुए इस घोषणा पत्र के बाद भी मैं राजा नहीं बन सकती। तो भारतीय इतिहास में मध्यकाल में प्रथम ऐसी शासिका थी जिसे जनता ने गद्दी प्राप्त की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी के लिए कि वह कौन सी ऐसी शासिका थी जिसको जनता के अधिकार के बाद शासन व्यवस्था प्राप्त हुई थी। तो वह रजिया थी। और कुछ विशेष आपको नहीं जानना था। इसका प्रेमिका था, याकूब था, और अल्तुनिया एक था। तो याकूब जब भटिंडा का राज्यपाल था और रजिया जब राजा बनती है, तो याकूब क्या कर देता है? विरोध कर देता है। और जो है रजिया उससे विवाह कर लेती है। और इसका आशिक जो था वह कौन था भाई? तो अल्तुनिया था। याकूब जब भटिंडा से ये लोग आते हैं तो कैथल में बलबन के द्वारा समर्थित कुछ डाकुओं ने रजिया को मार दिया। और रजिया की मृत्यु के बाद फिर से शासन व्यवस्था ढुलमुल रूप से चलने लगा। संभवतः महमूद, शमसुद्दीन महमूद, इसके बाद बहराम शाह, और इसके बाद एक और शासक, 3 शासकों ने लगभग राजतंत्र पर शासन किया। लेकिन उन 3 शासकों में सबसे ज़्यादा मजबूती से जो शासन व्यवस्था में रहा वह कौन था? तो वह बलबन था। बलबन ने तब तक अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली, काफ़ी ताकतवर हो गया। और ताकतवर होने के बाद यह 1266 ईस्वी में राजा बन गया। इसको क्या कहा जाता है? गयासुद्दीन बलबन। कैसा था? इलबारी तुर्क। कब से कब तक? अगर पूछता है 1266 से 1287, 86 में ही ऐसे बीमार पड़ गया था। तो इलबारी तुर्क ये था और काफ़ी खतरनाक था। अभी किसका था भाई? तो आपको बताया कि बलबन जो था तुर्के चहलगानी का सदस्य हुआ करता था। अब इसने क्या किया? जब यह राजा बना तो इसको पता था कि इसका विरोध होगा, क्योंकि ये शुरुआत में जो था एक गुलाम था और इसको खरीद लिया गया था। और इसके बाद इसे सेना में भेज दिया गया था। और फिर इसको इल्तुतमिश ने खरीद करके रखा हुआ था। तो ये जैसे ही राजा बना, इसे पता था कि इसका विरोध करने वाले बहुत लोग होंगे। इसीलिए इसने सबसे पहले क्या समाप्त किया? तुर्क के चहलगानी, तुर्के चहलगानी को क्या किया?
पहला काम इसने क्या किया, सबसे पहले इसने किया तुर्के चहलगानी का समाप्त कर दिया। अब इसके बाद दूसरा काम इसने क्या किया, दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब बाबू क्वेश्चन उठता है कि दैवीय सिद्धांत क्या है, तो इसने कहा कि राजा इस भूमि से पैदा नहीं होता है, बल्कि वह तो ऊपर से आता है, अल्लाह द्वारा निर्मित होता है। और इसने क्या किया कि अपनी जो खुफिया तंत्र थी उसको काफ़ी ताकतवर बनाया। कैसे पता चलेगा कि ये राजा अल्लाह द्वारा आता है, तो इसने खुफिया तंत्र को काफ़ी ताकतवर बनाया और एक एक खुफिया मतलब कहते हैं कि एक एक सीबीआई अपने विरोधियों के पीछे भेज दिया, जाओ भैया। और अगर उसकी कोई बुराई करता तो सुबह सुबह उन्हें सभा में बुलाता और कहता कि कल रात में आप ये बुराई कर रहे थे। अब वो व्यक्ति सन्न है कि अरे यार मैं 2 लोग बोल रहे थे तो इसको कैसे पता चल गया। वो कहता था कि आप लोग जो भी करोगे मुझे अल्लाह मुझे सूचना देता है। इसीलिए इसके राज्य में बुराई करनी बंद हो गई थी राजा की। राजा के प्रति कोई बुरा सोचता भी नहीं था। लोगों को लगता था कि बलबन को पता चल जाएगा, क्योंकि बलबन अल्लाह से जुड़ा हुआ है और यह सच्चा मुसलमान का औहदा पाने के लिए 5 बार नमाज अदा करता था। 5 बार नमाज, 5 बार नमाज पढ़ता था। इसके बाद इसने क्या किया, जब इसने अपने शक्ति को स्थापित करने के लिए जनता के अंदर खौफ पैदा किए और खौफ पैदा करने के लिए 2 नए नियम लाया। क्या क्या लाया, एक को बोलते सिजदा और एक था पैबोस। फेमस क्वेश्चन है ये सब। सिजदा और पैबोस किसने चलाए थे, तो बलबन ने चलाए थे। सिजदा क्या था, सर झुका के, और पैबोस घुटने के पल। अगर राजा पैदल चलता हो तो क्या करना है कि घुटने के पल बैठ जाना है और चरण चुम्बन करना था, किसमें, पैबोस में। और सिजदा क्या था, अगर राजा हाथी से चलता हो तो सर झुका करके राजा को सलाम करना सिजदा कहा जाता था। अब इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण खूब होते थे, तो मंगोल आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इसने एक नीति चलाई थी। नीति का नाम था लौह एवं रक्त। लौह और रक्त की नीति किसने चलाई थी, अगर क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली आप क्या कहेंगे, बलबन के द्वारा चलाई गई थी। अब देखिए, बलबन के इन नियमों के साथ बलबन ने अपनी सेना को संगठित किया। बलबन ने कई रूपों में व्यवस्थित किए। बलबन का दैवीय सिद्धांत हो गया, लौ और रक्त की नीति चला दी, दैवीय सिद्धांत चला दिया, सिजदा पैबोस चला दिया। अब इसने क्या किया कि अपने शासन व्यवस्था में सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए इसने एक गुप्तचर विभाग बनाई थी। और गुप्तचर विभाग का नाम था बरीदे मुमालिक। इसका गुप्तचर विभाग जो था, गुप्तचर विभाग का नाम क्या था, बरीदे मुमालिक। क्या नाम था, बरीद ए मुमालिक। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि बलबन के गुप्तचर विभाग का नाम क्या था और इसके सैन्य विभाग का नाम क्या था, दीवान ए आरिज। क्या नाम था, अगर ये पूछेगा तब कि बलबन के सैन्य विभाग का नाम क्या था, तो सैन्य विभाग का नाम क्या था अगर पूछेगा, दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज क्या था, यह सैन्य विभाग। तो बलबन ने तुर्के चहलगानी को समाप्त किया। बलबन ने दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलबन ने सिजदा और पैबोस चलाया। बलबन ने लौ और रिक्त की नीति चलाई। बलबन ने गुप्तचर विभाग स्थापित किए जिसका नाम क्या होता था, बरीदे मुमालिक होता था। बलबन ने दैवीय सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। बलबन का सैन्य विभाग क्या होता था, दीवान ए आरिज के नाम से चलाया जाता था। यहाँ तक याद रहेगा। अब देखिए, जैसे ही बलबन मरा तो इसके जो 2 पुत्र थे, तो बलबन मरा तो बलबन के मरने के बाद
ये लिख लीजिएगा आप लोग, मैं साइड से ही बोल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बलबन जब मरा तो बलबन के मरने के बाद इसका एक पुत्र तो इसके मरने के पहले ही मर गया था। पंजाब सीमा पर जब मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, उसी आक्रमण के समय इसका एक पुत्र मर गया था। तो मंगोलों के आक्रमण के समय इसका जो पुत्र मर गया था, तो उसके बाद इसका जो दूसरा पुत्र था बुगरा खां, वह ज़्यादा अफीम लेने के चक्कर में मर गया था। और उसका एक अल्पवयस्क पुत्र था कैकुवाद, और कैकुवाद के बाद उसका नाती कैकुमर्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक। कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? अगर ये पूछ लेगा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कैकुवाद के बाद कैकुमर्स। कौन था? कैकुमर्स। इस कैकुमर्स को बलबन का नाती कहा जा सकता है, या बलबन का परनाती कहा जा सकता है, क्योंकि बुगरा खां का पुत्र था कैकुवाद और कैकुवाद का पुत्र था कैकुमर्स। कैकुमर्स को राजा बनाया गया और यह कैकुमर्स को गोद में लेकर के शासन किया जा रहा था। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम का एक व्यक्ति कैकुमर्स या कैकुवाद को गोद में लेकर के क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। और मौका पाते ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में कैकुमर्स को मार दिया और मार करके दिल्ली पर एक नए राजवंश खिलजी राजवंश की स्थापना की। अगली वीडियो खिलजी और तुगलक वंश से संबंधित होगा। तो खिलजी और तुगलक, और इसके बाद तुगलक जब समाप्त होता है, सैयद वंश और लोधी वंश, लोधी वंश के बाद मुग़ल सल्तनत, और मुग़ल के बाद फिर आ जाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। उम्मीद होगा आपको यह वीडियो काफ़ी मज़ा आया होगा, इंटरेस्टेड होगा। अभी तो मैंने बलबन की कहानी कुछ आपको नहीं बताई, 5 मिनट में बता देता हूँ ताकि और अच्छे से याद हो जाए। देखिए, बलबन जो था वह काफ़ी डरावना शक्ल बना के रहता था, ताकि जनता में उसका खौफ जो रहे वो बना रहे। बलबन क्या करता था? दोनों हाथ में एकदम चौड़ा, ये जो जब आप कुर्ता पहनते हो तो कुर्ता का जो ये बाही होता है ये काफ़ी नीचे तक जाता था एकदम ऐसे, और एकदम बड़ा सा तलवार लेता था दोनों हाथों में। दाढ़ी उसकी 5 फुट की होती थी। कहा जाता था कि चलता था तो तलवार को ऐसे फैला के चलता था ऐसे, और हाथ काफ़ी ढीले ढीले कपड़े, बड़ी बड़ी तलवार, बड़ी बड़ी डारियाँ। लोगों के बीच एक ऐसा खौफ रखता था बलबन कि लगे देख करके कि ना सच में ये दैवीय शासक है। और अपने गुप्तचरों को तो ऐसे सिखाया हुआ था कि भैया बस सामने वाला भरोसा ही कर जाए कि शायद बलबन को जो चीज़ें मिली है वो अल्लाह ने ही दिया होगा। याद रहेगा मित्रों यहाँ तक? तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि जल्द से जल्द हम आप लोगों का लाइव क्लास भी प्रारंभ करें। और जैसे ही ये मध्यकालीन भारत समाप्त होगा या ज्योग्राफी का सीरीज समाप्त हो रहा है, तो उस ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको उसका मटेरियल PDF मूड में डाला जा रहा है, ताकि आप वहां से जा कर के उसका मटेरियल आप डाउनलोड कर लें और आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिल सके और उसका कोई शुल्क न देना पड़े। निश्चित रूप से हिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर भी हम लोग वहीं डालेंगे। तो आप, अगर आपको नहीं मिला हो तो आप हमारे टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, हमें मैसेज करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। और उम्मीद है कि आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लगे रहें, कोरोना से बचे रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है ईश्वर से। और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।